अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो कैलोरीमीटर थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है और इसमें कैलोरीमीटर इज यूज एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम डायरेक्टली, जिसके जरिए एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम को डिटरमिन करते हैं। ये एक वुडन बॉक्स होता है, ये एक वुडन बॉक्स और इसमें कापर कप लगा होता है, ये कापर से बना होता है। इसमें ये स्टिरर है, ये स्टिरर जो है यहाँ पे ये रिंग शेप होता है। इसमें इस तरह स्ट्रिंग नहीं होती, इसमें आप लोगों ने अप एंड डाउन, इस रिंग को अप एंड डाउन करना है। स्ट्रिंग हो यही थर्मामीटर है। अगर आप देखें तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाते हैं, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और इसको जो है ट्रीट करते हैं विद 1 मोलर HCl सोल्यूशन। 1 मोलर HCl सोल्यूशन जो है यहाँ पे बनाते हैं। इसके 50 ml लेते हैं और यहाँ पे 50 ml जो है ये भी लेते हैं, बिल्कुल मोलरिटी भी सेम और जो है वॉल्यूम भी जो है ये सेम लेता है। हम क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50 ml जो है इसमें डालने से पहले जो है क्या करते हैं कि इस एम्प्टी कप का वेट करते हैं। तो इस एम्प्टी कप का वेट जो है, एम्प्टी कप का वेट करते हैं। तो इस एम्प्टी कप का वेट लेट सपोज करता हूँ कि ये 100 ग्राम के बराबर है। मैंने इसका वेट कर लिया, ये 100 ग्राम के बराबर है। स्टिरर लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया। अब इसमें क्या करता हूँ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 50 ml सारा के सारा डाल देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें मैंने डाल दिया, इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जो टेम्परेचर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का होगा, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेरे पास क्या होगा, ये टेम्परेचर T1 टेम्परेचर जो है डिस्क्राइब। अब इसमें दूसरे स्टूडेंट को हम कहते हैं कि आपने जो है इसको होल्डर करना है और इसको जो है अप एंड डाउन करना है, इसको शेक करना है। और यहाँ पे जो है दूसरे स्टूडेंट को कहते हैं कि आप इसमें HCl डालते जाएं। तो एक पोर्शन वाइज इसमें HCl डालते हैं, 5 ml, 6 ml, 10 ml डालते हैं और इसको मिक्सअप करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो जब ये मिक्सअप होते हैं तो दे कंबाइन, यहाँ पे जो है ये सोडियम एक्वस फॉर्म में, क्लोराइड आयन एक्वस फॉर्म में एंड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको थर्मामीटर रिकॉर्ड करते हैं। थर्मामीटर उसको क्या करते हैं, उस हीट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो है लेट्स सपोज है कि मैं जितना भी HCl होता है सब के सब खत्म कर लूं, जितना HCl होता है सब के सब जो है खत्म कर लूं, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल टेम्परेचर जो आ जाएगा, बस लेट्स सपोज करता हूँ ये स्टॉप हो जाए 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे फाइनल टेम्परेचर, देयर इज नो इंक्रीज फर्दर, देयर इज नो फर्दर डिक्रीज। तो ये जो है मेरा टेम्परेचर T2 होगा, फाइनल टेम्परेचर। ओके, मैंने अब क्या करना है, मैंने सोल्यूशन को निकालना है, सोल्यूशन को निकालना है और सोल्यूशन का मास फाइंड करना है अलॉन्ग विद द कप। कप का जो है, तो अगर मैं एम्प्टी कप और प्लस सोल्यूशन जो कप है और प्लस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, लेट्स सपोज करो कि इट इज इक्वल टू 230 ग्राम के बराबर है। तो मास ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 230 दैट विल बी इक्वल टू 130। तो सोल्यूशन का जो मास होगा, द मास ऑफ सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 130 ग्राम के बराबर है। तो मुझे ये मास ऑफ द सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फाइंड आउट करना है। वी नो दैट जो है Q is equal to mc delta T, where C is a specific heat capacity and ये m जो है mass of solution है। तो 130 ग्राम मैंने यहाँ पे पुट करना है। ये मास कितना है, 130 ग्राम है और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है ये 4.18 और यहाँ पे डेल्टा T में कितना चेंज है, तो ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पे जितने वैल्यूज आ जाएंगे वो आप लोगों के पास हीट कंटेंट जो है इसमें रिलीज हो जाएगा। वो हीट कंटेंट जो है यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास रिलीज होंगे। तो उसको मतलब ये है कि इस वैल्यू को डायरेक्टली जो है कैलोरीमीटर के जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस, ओके, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम डायरेक्टली। अगर आपके पास मास 1 ग्राम हो किसी भी सब्सटेंस का और टेम्परेचर राइज जो है वो आप लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके चले जाते हैं। तो Q इज इक्वल टू 1 ग्राम और यहाँ पे C और यहाँ पे 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप इनको देखें तो जितना हीट ये स्टोर करेगा ये इस सब्सटेंस का जो है हीट कैपेसिटी कहलाती है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अगर आप लोग देखें, इट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड एट 1 ग्राम ऑफ ए सैंपल एंड 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज डिटरमिन्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is always determined for 1 gram of substance और molar heat capacity is determined for 1 mole of substance. Let's suppose अगर मैं 1 mole of water लेता हूँ तो ये 18 ग्राम है और यहाँ पे 1 gram of water हो तो ये 1 ग्राम है। तो it means molar heat capacity is always greater than the specific heat capacity. Specific heat capacity से जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा ज्यादा होगी। तो ये एक ऐसा डिवाइस है
that is used to find the enthalpy of a system directly. तो जब हम enthalpy of a system को डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं तो ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। एक अनदर फाइंड है जिसको अगर आप लोग देखें तो हेसिस लॉ कहते हैं। हेसिस लॉ, लॉ ऑफ हीट समेशन, लॉ ऑफ हीट समेशन, इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें ये कार्बन है, ये सॉलिड स्टेट में, ये ऑक्सीजन है, ये गैसियस स्टेट में, ये बर्न होता है विद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -393 किलो जूल पर मोल एनर्जी में यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इसको हमने पहले भी डिस्कशन किया है। अगर हम क्या करें, ये जो है इस कार्बन को बर्न कर विद ऑक्सीजन के साथ और ये पहले कन्वर्ट हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट, तो यहाँ पे जो ये एनर्जी इस स्टेप में एनर्जी रिलीज करते हैं ये -110 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। इतनी एनर्जी को ये क्या करता है, रिलीज कर लेता है। -110 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है सेकंड स्टेप पे मैं बर्न करता हूँ, जब इसको मैं सेकंड स्टेप पे जो है इसको बर्न करता हूँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस स्टेप की जो एनर्जी है ये -283 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अगर इन दो स्टेप की एनर्जी को मैं सम अप करता हूँ, ये H1 प्लस H2 है, तो इट इज इक्वल टू इस H1 की एनर्जी -110 किलो जूल पर मोल है। इस H2 की एनर्जी अगर आप लोग देखें तो ये जो है प्लस -283 किलो जूल पर मोल एनर्जी के बराबर है। इन दोनों को सम अप को अगर आप लोग देखें -393 किलो जूल पर मोल इसके बराबर है, इसकी वैल्यूज है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप, अगर एक रिएक्शन वन स्टेप में प्रोसीड होता है या मल्टीपल स्टेप से या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से प्रोसीड होता है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट आता है, तो जो हीट चेंजेस जो है वन स्टेप में होती है, द सेम एनर्जी जो है आप लोगों के पास क्या होगी वो इन मल्टीपल स्टेप में। तो आप देखिए -110 -283 दोनों का सम अप -393 है। According to this law, if a reaction proceed in a single step or multiple step, the total heat change will remain same. According to this law, if a reaction proceed in one step or multiple step, the total heat change will be equal to the sum of the individual step की जो एनर्जीज हैं, इनकी एनर्जीज के सम के बराबर। तो ये अगर आप लोग देखें लॉ ऑफ हेसिस लॉ जो है, लॉ ऑफ हीट समेशन जो है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इस लॉ को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम जो है इनडायरेक्टली एक स्टेप की एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सपोज जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पे जो है ये मीथेन गैस बनाता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन इट एक्सपेरिमेंटली। इसको फाइंड करना जो है एक्सपेरिमेंटली जो है ये क्या है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और उसका रीजन ये कि आप लोगों ने कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं होगा देखा होगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होकर मीथेन गैस बनाए। तो फिर मैं इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को किस तरह फाइंड, इसको डिटरमिन करते हैं इनडायरेक्टली। अच्छा, इनडायरेक्टली में क्या करते हैं, पहले इस कार्बन को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इस स्टेप की एनर्जी -393 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतनी एनर्जी ये रिलीज कर लेता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। 2 मोल ऑफ वाटर तो 2 मल्टीप्लाइड -285, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसके लिए, ये किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए -285 है, तो 2 मोल के लिए 2 मल्टीप्लाइड -285 किलो जूल। नो इट इज डिस्क्राइब एज अ H2 एनर्जी, इसको H2 एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मैंने कल जो है एक रिएक्शन में जो है इसको डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि ये मीथेन गैस है, और इस मीथेन गैस को अगर मैं बर्न करता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है, और विद द रिलीज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दैट इज इक्वल टू -890 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। ये मैंने कल इस पर डिस्कशन किया। अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स करूं कि ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये मीथेन गैस बनाएं, तो फिर मैंने क्या, मैं अगर ये लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है तो मीथेन गैस बनेगा विद द रिलीज ऑफ 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये +890 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। इसमें मैंने इतनी एनर्जी ऐड करनी है, +890, तो ये 5 हो। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मीथेन गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और साथ में इस स्टेप की जो एनर्जी होगी वो +8 है। अगर आप लोग देखें तो ये H1 स्टेप की जो H3 स्टेप की जो एनर्जी होगी ये +890 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होगी।
इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे ये प्लस 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है इसके लिए डिस्ट्राइब होगी। तो अगर आप लोग कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ H1 स्टेप प्लस द सम ऑफ दिस H2 स्टेप, ये H2 स्टेप है, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस H3 स्टेप। इस H3 स्टेप की एनर्जी के सबब के बराबर होगा। अगर आप लोग देखिए ये H1 स्टेप जो है -393 किलो जूल पर मोल है, -393 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये 2 मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, तो ये -570 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू है। और अगर आप H3 स्टेप की एनर्जी को देखें तो यहाँ पे ये +890 किलो जूल पर मोल है। अगर आप इसको देखें तो ये प्लस साइन से ये एंडोथर्मिक है और ये दो जो है एक्सोथर्मिक जो है इसको डिस्क्राइब करती है। आप क्या करें, ये -393 किलो जूल पर मोल और यहाँ पे -570 किलो जूल पर मोल प्लस 890 किलो जूल पर मोल, इनको क्या करें, सम अप करें, यू विल गेट -73 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू होगी। तो इस स्टेप की जो एनर्जी होगी जो यहाँ पे है, तो वी कैन नॉट डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। तो मैंने पहले इसकी एनर्जी फाइंड की, फिर इसकी एनर्जी फाइंड की, फिर इस स्टेप की एनर्जी, फिर उस इन तीनों स्टेप की एनर्जी से मैंने इनडायरेक्टली इस स्टेप की एनर्जी फाइंड आउट की। तो हेसिस लॉ में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डिटरमिनेशन ऑफ द सिंगल स्टेप एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये -73 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू होगी। तो ये अगर आप लोग देखें हेसिस लॉ की क्या है, एप्लीकेशन है। तो हेसिस लॉ में जो एप्लीकेशन वो ये है कि वी कैन नॉट डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम डायरेक्टली, जिस स्टेप की एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते तो इसको हम डिटरमिन करते हैं बाय हेसिस लॉ। हेसिस लॉ के जरिए जो है इसकी डिटरमिनेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो है एक अनदर इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज बर्न-हाइबर साइकिल है। तो बर्न-हाइबर साइकिल इट इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू फाइंड आउट द लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, in order to use the latest energy को फाइंड आउट करने के लिए बर्न-हाइबर साइकिल जो है इसको यूज, ये भी एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। तो अगर आप लोग देखें तो पहला पॉइंट ये है कि सोडियम है और ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, क्लोरीन गैस के साथ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है। अगर आप लोग इस सोडियम क्लोराइड को देखें तो ये यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -411 किलो जूल पर मोल जो है ये इसकी वैल्यू होगी। ये इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये एक स्टेप है, अ सिंगल स्टेप, सोडियम लें क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करें, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेकंड में मैं क्या करता हूँ, इसको इनडायरेक्टली जो है कंबाइन करता हूँ। वही मैंने क्या करना है, इसको जो है हीट करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मैं इसमें ऐड करता हूँ एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू 108 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम एटम। ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू वेपर फेज इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ इस गैसियस atom into gaseous ion में, so that amount of energy is known as standard enthalpy of ionization potential, उसको standard enthalpy of ionization potential, और ये fixed value है and that is equal to 496 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू है। तो मैंने gaseous ion में इसको कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट में क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये क्लोरीन है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन को जो है ब्रेक करने के लिए, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि एटॉमिक क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें ऐड करनी है, किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैसियस एटम में ये कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू -348 किलो जूल पर मोल जो है ये इसकी एनर्जी है। तो ये -348 किलो जूल पर मोल जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी एनर्जी डिस्क्राइब होगी। अच्छा, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस क्लोराइड आयन, इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस क्लोराइड आयन। अच्छा, ये 1 मोल ऑफ गैसियस आयन क्लोराइड सोडियम आयन है, ये 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, इन दोनों को कंबाइन करें तो
इन दोनों को कंबाइन करते हैं सोडियम क्लोराइड जो है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। The amount of energy released when two opposite charged gaseous ions comes to the closest distance, comes to the equilibrium bond distance। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक है। तो आप देखें एक स्टेप की एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड प्लस जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। इन सारी एनर्जीज का जो सम अप होगा वो इस एक स्टेप की एनर्जी के बराबर होगा। अब मुझे ये वैल्यू नाउन है, मुझे ये सारे वैल्यूज नाउन है, लेकिन ये वैल्यू मुझे नाउन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सबको सम अप करें और इस साइड पे लेके आ जाए। तो ये माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। ये आप लोगों के पास। Now Hess's law is used to find the lattice energy of the system indirectly. It cannot be determined experimentally. It is determined indirectly. तो फॉर्मेशन भी नोन है, बाकी सारे वैल्यूज नोन है, लेकिन इस टिप की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए पूरा ड्रामा हो रहा है। ठीक है, तो बर्नहेइमर साइकिल इज अ स्पेसिफिक टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, उनको फाइंड करने। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।